नमस्कार दोस्तों, आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैंने इससे पहले कुछ जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, जो अपनी राज्य व्यवस्था अपन पढ़ रहे हैं, जो भारत के अपने जो शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है और किस सीक्वेंस में पढ़नी है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया था। आज एक प्रकार से शुरुआत है अपने कंटेंट की, और इसमें आपको मैं थोड़ा पीछे के बारे में, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो अपना भारत का संविधान बना, संविधान वो कैसे कैसे निर्माण हुआ, उसका कैसे कैसे बना, उसके बारे में अपने बात करते हैं। हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम बात करेंगे जो पॉलिटी का स्ट्रक्चर अपना आएगा, जो अपना पॉलिटी का आज जो स्ट्रक्चर है खड़ा है, जो अपना संविधान है वो कैसे बना, कहाँ से आया ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कहाँ से आया, ये कैसे बना, ये चीज़ों की अपने बात करेंगे। तो इनकी जब देखते हैं तो इनका पहले का इतिहास देखते हैं। अब इनका इतिहास देखेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों आज अपने देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इन चीज़ों क्या देखेंगे अपने, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है वो चीज़ें अपने यहाँ देखेंगे। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अपने इंपॉर्टेंट दो चीज़ें इसमें देखेंगे। पहला जो चीज़ है इसमें देखेंगे कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, जो कंपनी ने शासन किया उसको पढ़ेंगे। ये 1773 से 1858 तक, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से लेकर अपने जो 1857 जो क्रांति होती है उसके बाद अधिनियम आता है, वहाँ तक अपन इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ताज का शासन। ताज का शासन, या कहें कि क्राउन का शासन, या कहें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रत्येक शासन किसकी बात करेंगे, तो ये 1858 से लेकर अपना देश जब आज़ाद हुआ तब तक 1947 तक इसको देखेंगे। फर्स्ट में इसको देखेंगे और सेकंड इसको देखेंगे। अपन ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थोड़ा थोड़ा इनको अपने देखेंगे, ताकि अपने को ये पता लगे कि ये आज की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, या ये कहें कि जो आपका संविधान बना हुआ है वो कैसे कैसे निर्माण होके आया है। अपन सबसे पहले ये देखें कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन देखें तो पहले ये कंपनी कौन है इसका तो देखते हैं। देखो, इस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको शॉर्ट में EIC भी बोलते हैं। अपन बार बार इसको क्या बोलेंगे, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कहाँ की है, तो ये ब्रिटेन की है। इसका गठन कहाँ हुआ, तो ये ब्रिटेन में होता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये कहूँ इसका गठन कब हुआ था, तो ये भी देखेंगे तो 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी बनती है। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन में एक कंपनी बनती है, प्राइवेट कंपनी है। इसका उद्देश्य था व्यापार करना। इसका उद्देश्य था भारत व एशियाई देश, एशियाई अन्य देशों के साथ व्यापार करना, ये इसका उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 31 दिसंबर 1600 में, और इसका उद्देश्य क्या था, भारत और एशियाई देशों के साथ व्यापार करना। और व्यापार करना, तो व्यापार के लिए इसको अनुमति मिलती है 1600 में। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा इसको क्या मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। इसको एक लाइसेंस मिल जाता है, वैध लाइसेंस ये कहें, यही कहें कि प्रमाण पत्र इसको मिल जाता है। इसको रॉयल चार्टर बोलते हैं।
इसको रॉयल चार्टर बोलते हैं। इसको रॉयल चार्टर भी बोलते हैं। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है। ये भारत में 1608 से इसने व्यापार शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार कब से शुरू किया? 1600 से शुरू कर दिया। ये समुद्री मार्ग से आते हैं और व्यापार करते हैं। यहाँ के राजा महाराजा थे, उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं कि साहब ये तो गिफ्ट लो और हमें यहाँ व्यापार करने दो। राजाओं को भी फायदा था क्योंकि ये टैक्स वगैरह लगाते तो इनको पैसा मिलता था। ये कंपनी धीरे धीरे व्यापार अपना बढ़ाती रही और व्यापार बढ़ाने के साथ में ही ये जो राजनीतिक मामले थे, ये जो प्रशासनिक मामले थे में भी इसकी दखलंदाजी शुरू हो गई। ये कार्य भी करने लगी। राजनीतिक मामले वो मामले होते हैं जैसे युद्ध करना या कोई संधि करना या राजाओं को कहें कि यार हम आपको ये पद दे सकते हैं, आप ऐसा कर लो। वो चीज़ें सारी मतलब राजनीतिक मामले थे। प्रशासनिक मामले जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो मामला था, जो अधिकारी वगैरह जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगाते थे, है ना, वो चीज़ें इसमें आती थी। तो यहाँ देखो कि व्यापार छोड़ के ये कंपनियां क्या काम कर रही हैं। इसने काफ़ी आगे देखें तो इस कंपनी ने युद्ध वगैरह भी शुरू कर दिए और युद्ध शुरू किया है तो 2 युद्धों का विशेष विचार होता है। पहला था इसमें प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये युद्ध था 1757 में। ये युद्ध होता है 1757। देखो अपने 1857 की क्रांति होती है, इसके 100 साल पहले की बात है ये। अब लोग कहते हैं ना कि 18 क्रांति के मतलब कुछ दिनों का या ऐसा कुछ हुआ था, नहीं, ये बहुत लंबा एक संघर्ष था, बहुत लंबा एक प्रताड़ना थी, इसके वजह से आगे जाके ये चीज़ हुई। इसकी एक्चुअल डेट 23 मार्च से 1757 की बात होती है। ये होता किन के मध्य है? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज, ये अच्छा युद्ध होता कहाँ है? ये तो बंगाल में है। इसका स्थान कहाँ है? बंगाल में है। और जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम था सिराजू उद दौला। सिराजू उद दौला या सिराज उद दौला भी इसको कहते हैं। सिराज उद दौला ये बंगाल के नवाब थे उस समय। इनके और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव यहाँ युद्ध करते हैं। इसका युद्ध का नेतृत्व ये करते हैं। अब देखिए आप, ये कंपनी है, इसका कार्य क्या है और क्या क्या ये कार्य कर रही है। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। इस मीर जाफर ने इसके साथ विश्वासघात किया और ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं था दोस्तों। इसमें जो ब्रिटिश हुकूमत है या ब्रिटिश शासन है, इस ब्रिटिश शासन की यहाँ नींव डलती है। इस युद्ध ने, इस जीत ने ब्रिटिश शासन ने क्या डाल दी? यहाँ नींव डाल दी। इसके बाद में जो सेकेंड वॉर होता है, बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर का युद्ध होता है, ये 1764 की बात है। ये 22 अक्टूबर की बात है। 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में यहाँ EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वर्सेज यहाँ एक संयुक्त सेना थी। एक क्या थी? संयुक्त सेना। किन किन के मध्य थी? ये बंगाल का नवाब थे, मीर कासिम या अवध,
के नवाब थे। शुजा उद दौला। और ये मुगल सम्राट थे। देखो मुगल एम्पायर उस समय लगभग समाप्त से हो गया, तो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। इन तीनों ने संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध होता है। हेक्टर मुनरो या ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने वाला ये व्यक्ति था। इन तीनों की सेना को, संयुक्त सेना को ये हरा देते हैं और जीत यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। दोस्तों ये जीत छोटी जीत नहीं थी, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी पावरफुल हो गई। इसको दो चीज़ें हुई यहाँ। एक तो ये अपनी मजबूत स्थिति पहुंच गई, प्लस इसको वेद मिल गया, वेदता हो गई। यहाँ वेदता इसलिए हो गई कि इसकी एक ट्रीटी होती है और इसके द्वारा इसको वेद लाइसेंस मिल जाता है यहाँ काम करने के लिए, इन चीज़ों के लिए। क्योंकि एक सैनिक युद्ध हुआ और सैनिक युद्ध के द्वारा इनको जीता गया, तो ये यहाँ कार्य करने के लिए एक वेद लाइसेंस इनको मिल जाता है। आगे थोड़ा सा देखें तो दोस्तों एक 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है? ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इस युद्ध के बाद इन जो ये थे राजा और इनके ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक संधि होती है और इस संधि में इसको दीवानी मामले दिए गए। ईआईसी क्या दिए गए? दीवानी मामले मतलब राजस्व मामले थे। वो अपने टैक्स कलेक्ट करती थी और नहीं दे तो दंड स्वरूप सारी चीजें इसमें होती थी। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की क्या दिया गया? यहाँ दीवानी मामले या दीवानी जो राजस्व मामला उसको इसमें दिया गया। तो यहाँ देखो राजस्व कलेक्ट करने के जो चीजें हैं वो इन तीनों से इसको वेद लाइसेंस मिल गया इस ट्रीटी के द्वारा, इस युद्ध के बाद में। तो ये काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है। अब ये अपनी मनमर्जी कर रही थी, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपनी हदें पार करने लग गई, अपने मूल कार्य छोड़ के अन्य कार्यों में भाग लेने लग गई, तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट आता है। उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो ये एक्ट इसके पावर को लेने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसके कार्यों को क्या करना है? रेगुलेट करना है। इसका कार्य था, इनके जो कार्य हैं को क्या किया? नियंत्रण व नियमित करने के लिए, नियंत्रण व नियमित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। अब कार्य क्या था इसके? तो कार्य थे राजनीतिक एंड प्रशासनिक। राजनीतिक एंड प्रशासनिक जो कार्य थे, इन कार्यों को नियंत्रण और नियमित करने के लिए ये कानून आता है, एक एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, इसको रेगुलेट करने के लिए सिर्फ। इसी के द्वारा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो कंपनी है ना, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। क्या थी? कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य यह था कि यहाँ की जो सैन्य गतिविधि थी
यहाँ की जो सिविल गतिविधियाँ थी, मतलब जो नागरिक या ये कहें कि लोगों की जो गतिविधियाँ थी या राजनीतिक गतिविधि, इनको डायरेक्ट सूचित करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट सूचित किया जाता था, भाई ये गतिविधियाँ ऐसे ऐसे चल रही हैं, ये सारा कंट्रोल उस वहाँ बताते थे। इसलिए इसका मतलब स्थापना की गई और ये इसके कार्य रहे। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक काम और किया गया, वो काफी बड़ा काम था। ये जो बंगाल है, बंगाल के जो गवर्नर था, जो बंगाल के गवर्नर थे, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। कई बार ये पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया या कौन से एक्ट के तहत बनाया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसको 4 सदस्य प्लस उस 4 सदस्य कार्यकारी परिषद दी गई। कार्यकारी जो परिषद है उसको कार्यकारी परिषद दी गई काम करने के लिए। ये 1+4 वाला मामला होगा। ये बहुत बड़ी संस्था थी उस समय, ये यहां बहुत बड़ी संस्था थी। और ये जो गवर्नर जनरल पहला बना वो वारेन हस्टिंग था। बंगाल का गवर्नर पहला वारेन हस्टिंग था। और इसमें जो बंबई थी वह मद्रास के जो गवर्नर थे, बंबई और मद्रास से जो गवर्नर थे, वो इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया गया। इन्हें कहा गया कि आप वही काम करेंगे या जो काम करेंगे पहले गवर्नर जनरल से पूछ के करेंगे। तो इस प्रकार से भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंसेप्ट आया, या ये कहें कि केंद्रीय प्रशासन की बात ये चीज़ें सामने आई है। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है एक धागे में पिरोना, मतलब ऊपर से नीचे तक उसमें यही चलना। इसमें 1774 में कलकत्ता एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसमें 1+3 न्यायाधीशों की रखे गए। ये एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश। तो 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ये सुप्रीम कोर्ट की कंसेप्ट वहां से, आज जो अपने जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कंसेप्ट वहां से आ रहा है। एलिजा इम्पे ये पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट बताया थोड़ा सा, और एक रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। देखो, एक में केंद्रीय प्रशासन की बात हुई है। ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पहला एक्ट है जो कंपनी को नियंत्रण और नियमित करने के लिए आया था। या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात की गई, जो एक कंपनी गवर्निंग बॉडी थी। इसका काम आपको मैंने बताया कि इसका जो सैन्य है ये नागरिक संबंधी है, जो राजनीतिक मामले हैं उसको डायरेक्ट वो वहाँ कनेक्ट थे। बंगाल गवर्नर था, गवर्नर जनरल इसको बनाया गया, और इसको 4 कार्यकारी परिषद और दिए गए, लोग दिए गए ताकि कार्यकारी परिषद हो। 1+4 ये हुआ। वारेन हस्टिंग्स के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग्स थे। ये बंगाल के अधीन इसको गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसके अधीन कर दिया गया। इससे केंद्र शासन है उसकी नींव यहाँ रखी। और 1774 का कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसमें न्यायाधीश 1+4 थे, और जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश था। दोस्तों इसी क्रम में आगे का मैं जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है उसमें आगे का जो एक्ट है वो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले नेक्स्ट वीडियो इसमें डालता हूँ। जय हिंद, जय भारत।